समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, जिस तरह से प्रति सप्ताह हम आपको एक न एक विशिष्ट प्रतिभा और लोकप्रिय हस्ती से रूबरू करवाते हैं, उसी श्रृंखला में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के 9 विभागों की अध्यक्षता कर चुके और पूरे विश्व को अध्यात्म से प्रबंधन की शिक्षा का नया कंसेप्ट देने में निपुण, निष्णात, कुशल और ऐसे प्रबंधविद, ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने अपनी ऊर्जाओं को विभिन्न विभिन्न धर्म ग्रंथों के साथ प्रबंध को जोड़कर समाज को एक नई दिशा और एक नया दर्शन देने का कार्य किया, ऐसे डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा, जिन्हें पीएन मिश्रा के नाम से जाना जाता है। मैं मिश्रा सर, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा पलोड़ साहब। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि डॉक्टर पीएन मिश्रा जी को पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी सेवी सम्मान 5 लाख रुपए का प्राप्त हुआ। वो सम्मान जो हिंदी में प्रबंधन की शिक्षा और शिक्षा के आयाम देने वाले व्यक्तित्व को दिया जाता है। हम इंदौर वासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे शहर के एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने यहाँ पर वर्षों तक प्रबंधन की शिक्षा, प्रबंधन की तालीम विद्यार्थियों को देकर गढ़ने का काम किया, उनको ये पारितोषिक प्राप्त हुआ। सर, इस पारितोषिक को प्राप्त करके आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब कभी भी आपके कार्यों की स्वीकृति समाज द्वारा या विद्वत जगत द्वारा होती है तो अच्छा तो लगता है जी। तो अच्छा लगा कि महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी सेवी सम्मान मुझे प्राप्त हुआ जी। और एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के नाम से ये सम्मान जाना जाता है। ये और खुशी की बात थी, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मिश्रा सर, ये बताइए कि प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ शुरू में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं जी कि मैं व्यापार प्रबंधन की बात नहीं करूँगा, केवल प्रबंधन की बात करूँगा, क्योंकि प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा उदात्त मानवीय विषय है जी। और व्यापार प्रबंधन उसका एक सीमित अनुप्रयोग है, लिमिटेड एप्लीकेशन है, जहाँ कुछ व्यापारों के लिए, कुछ निवेशकों के लिए, कुछ स्टॉक होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लाभ का अधिकतम करना प्रयोजन होता है। जी जी। प्रबंधन के 3 शाश्वत उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो है कि दक्ष और प्रभावी बनना एक साथ। जी जी। आप दक्ष हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आप प्रभावी हों, प्रभावी हैं तो ये आवश्यक नहीं कि आप दक्ष हों, एक साथ दक्ष और प्रभावी होना। दूसरा उद्देश्य यह है कि जिस भी कार्य में आप हैं जी, उसमें अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटीज, उनको न्यूनतम करना। अनिश्चितताओं को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल न्यूनतम किया जा सकता है। और तीसरे स्थान पर हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी आप कार्य करें उसमें सौंदर्य हो, सुंदरता हो। तो ये उसके 3 शाश्वत उद्देश्य हैं, जिसमें 2 तो व्यापारिक प्रकार के, व्यवहारिक हैं, और तीसरा सुंदरता से संबंधित है, अंदर की संरचना से संबंधित है। यहाँ 1 मिनट में और वक्त लूँगा आपको का इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। जी जी। जैसे दक्षता क्या है और प्रभावशीलता क्या है। यदि किसी काम को आपने 100% पूरा कर लिया है, अपने उद्देश्य को 100% प्राप्त कर लिया है, तो आप पूरी तौर पे प्रभावशील हैं। कितनी भी कोशिश की हो, आपका कार्य न हुआ हो, तो आपकी प्रभावशीलता शून्य है। दक्षता क्या लगाया और क्या पाया? जी। बहुत अधिक श्रम किया, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, चूहिया भी नहीं निकली। या छोटा सा एक गड्ढा खोदा और उसमें से हीरा और पन्ना निकल आया, तो आप दक्ष हैं। दक्षता और प्रभावशीलता के विषय में एक थिंकर ने कहा है
कि जब आप ठीक काम करेंगे तो प्रभावशील होंगे, और जब आप ठीक प्रकार से उस काम को करेंगे तो दक्ष होंगे। और एक बड़ा हंसने वाला उदाहरण उस आदमी ने दिया है। कहता है कि आपको मच्छर मारना है और मच्छर पर आपने तोप का गोला चला दिया और गोला लग गया मच्छर को, तो मच्छर तो मर गया, आप प्रभावशील तो हुए, पर बहुत अधिक संसाधन आपने बर्बाद कर दिया, इस नाते आप दक्ष नहीं हुए। दूसरी बार आपने पत्थर उठाया, निशाना साध करके मारा मच्छर को, फिर लगा, फिर वो मर गया। इस बार भी आप प्रभावशील उतने ही हैं, पर दक्षता थोड़ी सी बढ़ गई है आपकी, क्योंकि संसाधनों का आपने कम उपयोग किया है। तीसरी बार ऐसे अंगुली से टिक किया और मच्छर मर गया, तो आप प्रभावशाली भी हुए और दक्ष भी हुए। दक्षता और प्रभावशीलता स्वयमेव एक साथ घटित नहीं होते हैं। उसके लिए हमें कुछ वाह्य सुविचारित हस्तक्षेप करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि उसी वाह्य सुविचारित हस्तक्षेप का नाम प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ी खूबसूरत व्याख्या इसके उद्देश्य को परिलक्षित करते हुए हमारे सम्मुख रखी। सर, एक महत्वपूर्ण बात ये बताइए कि क्या धर्म ग्रंथों, पुराणों, रामायण, महाभारत, इनमें प्रबंधन के सूत्र हैं क्या? प्रोफेसर पल्लव साहब, आपने तो मेरे हृदय के तारों को झंकृत कर दिया है। जिन्हें लोग धर्म ग्रंथ कहते हैं उन्हें मैं बुद्धिमत्ता का ग्रंथ कहता हूँ जी। जैसे रामायण या रामचरितमानस, ये बुद्धिमत्ता के ग्रंथ हैं। और अगर आप गहराई से पढ़ें तो आप ये पाएंगे कि ये मैनेजमेंट की एक टेक्स्ट बुक है। जी। महाभारत भी मैनेजमेंट की एक टेक्स्ट बुक है। बिल्कुल। इसमें निश्चित रूप से प्रबंधन के अनेक सूत्र भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। उसमें बुद्धिमत्ता तो है, लेकिन आज का जो मॉडर्न जार्गन है वो जार्गन उसमें एब्सेंट है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि प्रबंधन के सूत्रों को जब हम धर्म ग्रंथों से निकालते हैं, जिसको मैं बुद्धिमत्ता के ग्रंथ का नाम देता हूँ, प्रसंग है तुलसीकृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का। जी। भगवान श्री राम ऋषमुख पर्वत के निकट पहुँच गए हैं। ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। सुग्रीव वहाँ इस नाते रहता है कि वो उसके लिए संरक्षित स्थान है। उसका भाई जो उसके प्राणों का प्यासा है बाली, उस स्थान पे आ नहीं सकता, तो वहीं रहता है वो। सुग्रीव दूर से देखता है कि दो हिष्ट पुष्ट धनुर्धारी युवक उसी पहाड़ी की तरफ आ रहे हैं। वो घबरा जाता है। घबरा करके वो अपने सबसे योग्य मंत्री, बुद्धिमान मंत्री हनुमान जी से कहता है कि ये पता लगाओ कि ये कौन लोग हैं। तुलसीदास जी की भाषा में, भागऊँ तुरत तजऊँ मैं सहला, मैं तुरंत यहाँ से भागूँ अगर बाली ने बुलवाया है इनको मेरा वध करने के लिए। अब हनुमान जी भगवान श्री राम लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं। समय मिलता है तो इस प्रसंग की मैं चर्चा करूँगा। हनुमान जी आश्वस्त होते हैं कि ये आदरणीय लोग हैं, ये निरापद लोग हैं, ये हमारे काम के भी हो सकते हैं। अब उस युग में मोबाइल टेलीफोन वगैरह ये सारी बातें तो थी नहीं कि व्हाट्सएप भेज दिया, एसएमएस भेज दिया कि सुग्रीव बैठे रहो। सुग्रीव इधर उसके प्राण कंठ से अटके हुए हैं। हनुमान जी को तुरंत खबर भेजनी है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि साष्टांग दंडवत राम और लक्ष्मण को करते हैं। अब यहाँ साष्टांग दंडवत से एक और भ्रम पैदा हो सकता है कि जब हनुमान जैसा बलशाली व्यक्ति समर्पण कर चुका है तो अब तो सुग्रीव को भाग जाना चाहिए वहाँ से। फिर यह भ्रम भी समाप्त हो जाए। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर बैठा करके हर्षित होना शुरू करते हैं। अब सुग्रीव को यह स्पष्ट है, क्योंकि दूसरी पहाड़ी पर बैठा वो ये सब देख रहा है कि ये आदरणीय लोग हैं,
ये निरापद लोग हैं। अब अगर हमारे पास मान लो सीमित साधन हैं और उन्हीं सीमित साधनों से हमें अपना संवाद स्थापित करना है और प्रभावी रूप से अपना संवाद स्थापित करना है, तो इस छोटे से दृष्टांत से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। जी सर। बहुत शिक्षा मिलती है। आप जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी ऐसे उदाहरण मैं आपके समक्ष लेना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और निश्चित तौर पर प्रबंधन के क्षेत्र में ऐसे दृष्टांत कहीं न कहीं लोगों के न केवल व्यक्तित्व में अभिवृद्धि करते हैं, अपितु उन्हें अपनी सूझबूझ से अपने क्रियाकलापों को कैसे निर्धारित करना इसका दर्शन भी देते हैं। सर, एक प्रश्न और जिज्ञासा के रूप में मेरे ज़हन में है कि श्री कृष्ण के जीवन से प्रबंधन की क्या शिक्षा मिलती है। आपने मुझे स्मरण है कि अपनी पूरी जिंदगी जो अध्यापन किया उसमें यदि पूरे भारत में, पूरे विश्व में आपकी एक ख्याति और आपकी वजह से आज यदि पूरी दुनिया में प्रबंधन को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कृपा भगवान श्री कृष्ण की रही कि इस कार्य को करने के लिए मुझे निमित्त बनाया जी। मुझे बहुत आदर मान सम्मान मिला। कृष्ण तो जगत गुरु हैं, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उनके जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके द्वारा वे उस समय की पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को, आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। एक और उदाहरण लीजिए। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आपको गहराई से इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। कृष्ण कथाओं में ये नहीं मिलेगा कि दिस इज अ चैप्टर ऑन लीडरशिप, दिस इज अ चैप्टर ऑन कम्युनिकेशन, दिस इज चैप्टर ऑन स्टडी। ये सब टाइटल्स आपको नहीं मिलेंगे। आप जब उसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रणनीति बनाने की बात है, ये संवाद करने की बात है, ये निगोशिएशन करने की बात है। अंतिम दूत वे बन के जाते हैं युधिष्ठिर की तरफ से जी कि ये युद्ध टल जाए। आप जानते हैं, सर्वविदित है कि ये प्रस्ताव कृष्ण की तरफ से अंतिम जो जाता है कि आप रखो पूरी जमीन अपने लिए, पूरा राज्य रखो। ये 5 पांडव हैं, इनको 5 गांव दे दीजिए। उस पर दुर्योधन कहता है, सूची अग्रदातामी बिना युद्धम न केशव। 5 गांव नहीं, सुई के नोक के बराबर जमीन में इनको बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ये एक प्रकरण हुआ। अब उनकी प्रबंधकीय कुशलता देखिए। दुर्योधन ने पहले ही निर्देश सबको दे रखा है कि इस ग्वाले के आने पर सभा में कोई खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहेंगे अपमान करने की दृष्टिकोण से। क्योंकि प्राय हमारे शिष्टाचार में तो होता यही है कि कोई मान्य अतिथि आया तो हम खड़े होकर उसका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसने निर्देश दे दिया है कि इस ग्वाले के आने पर कोई इसके स्वागत में खड़ा नहीं होगा। सभागार में पहला कदम रखते ही भगवान श्री कृष्ण भांप लेते हैं कि उनके अपमान की कोई साजिश रची गई है। दोनों हाथ ऊपर करते हैं जमीन के समानांतर। आदरणीय सभासदों, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, विराजिए, विराजिए अपने अपने स्थानों पर। ये सुनना था कि भीष्म पितामह खड़े हो गए, क्योंकि वो तो जानते थे ये कौन है। द्रोणाचार्य खड़े हो गए, कुलगुरु कृपाचार्य खड़े हो गए। तो दुर्योधन के लाख न चाहने पर भी पूरी की पूरी सभा कृष्ण के सम्मान में खड़ी हो गई। और वो कहे जा रहे हैं कि बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, उठिए मत। ये है कि आप इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में पूर्वानुमान द्वारा, प्रत्युत्पन्न मति द्वारा स्थितियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। दुर्भाग्य से जो पश्चिमी प्रभाव की आज प्रबंधन शिक्षा हम देते चले आ रहे हैं, जिसमें अब थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से, हम इन बातों को पढ़ाते नहीं, ये उदाहरण नहीं लेते हैं जी। अब
यदि हम ये उदाहरण लें तो ये उदाहरण तो हमारे रक्त में रचे बसे हैं। बिल्कुल सही। तुरंत हमारे ध्यान में ये बात आएगी कि ऐसी विकट परिस्थिति में कृष्ण जी ने क्या किया था, और वहां से मार्ग खोजना भी शुरू कर देते हैं। कृष्ण का पूरा जीवन एक एक बात न केवल आध्यात्म बल्कि व्यवहार और प्रबंधन की शिक्षाओं से भरी पड़ी हुई है। जी, आदरणीय डॉक्टर पी.एन. मिश्रा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि श्री राम कथा में प्रबंधन के कौन कौन से तत्व हैं? ठीक है, देखिए, उसमें प्लानिंग है, उसमें लीडरशिप है, उसमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, उसमें डिसीजन मेकिंग है, उसमें कंसल्टेशन है, उसमें क्या नहीं है। अब एक बड़ा मोहक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, जिसको तुलसीकृत रामचरितमानस में विभीषण गीता कहा जाता है। राम रावण की अंतिम निर्णयात्मक लड़ाई होने जा रही है। राम के पास कोई पैराफर्नेलिया नहीं है, जूते नहीं है, हेलमेट नहीं है, अंग कवच नहीं है, शरीर भी उनका खुला हुआ है। विभीषण की बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, विभीषण का बहुत अनुराग है भगवान श्री राम के प्रति। अब जैसा कि तुलसीदास जी लिखते हैं, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। जहाँ प्रीति ज़्यादा होती है, ये बड़े गहरे मनोविज्ञान की बात है, वहाँ अनिष्ट की आशंका भी मन में बहुत ज़्यादा आती है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई प्रिय व्यक्ति खंडवा गया है, भोपाल के रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है, मेरे मन में तुरंत ये विचार आता है कि कहीं वो खंडवा जाना छोड़ के भोपाल की तरफ न चला गया हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। यही दशा विभीषण की है। अधिक प्रीति होने के कारण उसका मन संशयग्रस्त है। अब वो भगवान श्री राम से पूछता है, बंदी चरण का सहित स्नेहा, बहुत आदरपूर्वक पूछता है। क्या पूछता है? नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। रथ नहीं है आपके पास, शरीर रक्षा के कवच नहीं है, यहाँ तक कि जूता भी नहीं है आपके पास। कहीं विधि जतब वीर बलवाना, कहीं भी जितब वीर बलवाना। ऐसे बलवान पराक्रमी शत्रु का आप कैसे मुकाबला करेंगे? प्रोफेसर पलोट, जब मैंने पहली बार ये रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी तो मैंने पूरी नहीं पढ़ी, मैं थोड़ा रुक गया और मैंने विचार करना शुरू किया कि राम के पास क्या क्या संभावित उत्तर विभीषण के इस प्रश्न के थे। वो कह सकते थे कि जैसे मैंने दंडकारण्य में खरदूषण को मारा है, त्रिशिरा को मारा है, वैसे ही इसको भी मारूंगा मैं। और रावण भी एक्नॉलेज करता है, खरदूषण मुँह संबलवंता, खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान था। या वो ये कह सकते थे कि दंडकारण्य में घूमते समय अनेक ऋषियों मुनियों ने मुझे बड़े घातक अस्त्र शस्त्र दिए और दिए भी थे, मैं इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग रावण के ऊपर करूंगा और उसको खत्म करूंगा। या वो ये कह सकते थे कि मेरे दोनों महान गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने मुझे न केवल पर्याप्त प्रशिक्षित किया है युद्ध कला में, बड़े घातक घातक अस्त्र शस्त्रों का भी ज्ञान दिया है और आज मैं उसका प्रयोग करूंगा। ऐसा भगवान श्री राम कोई उत्तर नहीं देते हैं। वो बाह्य शक्तियों की, संसाधनों की कोई बात ही नहीं करते हैं। वे अपने आंतरिक शक्तियों की बात कहते हैं और विभीषण से कहते हैं, जो ही जही जय होई सो चंदन आना। विभीषण, जो रथ, चंदन रथ को कहते हैं, विजय देने वाला है, वो ऐसा नहीं होता जैसा इसका रावण का रथ है, वो दूसरे प्रकार का होता है। अब अपने उस रथ का वो वर्णन करते हैं, आंतरिक शक्तियाँ, परोपकार, सत्य, तप, विवेक, बस यही हमारा रथ है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। उस रथ के पहिए हैं शौर्य और धीरता। वाह! दो पहिया रथ में होना चाहिए। अगर शौर्य ही शौर्य है तो वो एग्रेशन आपको खत्म कर देगा।
शौर्य के साथ युद्ध भूमि में धैर्य भी चाहिए। अगर आप युद्धों का इतिहास देखें, अनेक शक्तिशाली सेनाएं युद्ध इस नाते हार गईं कि उनमें शौर्य तो था पर उनमें धैर्य नहीं था। अनेक उदाहरण हैं, पर आज उन उदाहरणों को लेना प्रासंगिक नहीं है। सौरज धीरज तहीं रथ चाका, उसके पहिए हैं शौर्य और धीरता, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा, उस पर सत्य और शील ध्वजा और पताखा के रूप में विराजमान है। यहाँ दो साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया है, ध्वजा और पताखा। ध्वजा क्या होती है? ये धातु की बनी होती है, छोटी रहती है, ये रथ के अगले हिस्से पे रहती है, वो सत्य है। हिलती डुलती नहीं ध्वजा, सत्य है वो, अचल अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है। पताखा लंबे डंडे में रथ के पिछले हिस्से में लगती है, सुंदर महीन वस्त्र की होती है, वो फहराती रहती है, वो शील है। तो सत्य है ध्वज, शील है पताखा। शील तो समय के अनुसार परिवर्तनीय है, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनीय है। जैसे डांटना किसी को एक परिस्थिति में शील हो सकता है, दूसरी परिस्थिति में पुचकारना शील हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो दोनों ही परिस्थितियों में वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा। अब रथ है तो घोड़े भी चाहिए। बल विवेक दम पर रहित घोड़े, बल के साथ विवेक जरूरी है, बल ही बल है, विवेक नहीं है। बल विवेक दम पर रहित घोड़े, दूसरों की का उपकार करना, ये उसके घोड़े हैं। और वो किस तरह से, किन रस्सियों से के द्वारा एक दूसरे के द्वारा जोड़े गए हैं। क्षमा, कृपा, समता रज जोड़े, वो क्षमा कृपा समता की रस्सियों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिए गए हैं। जो श्रोता सुन रहे हों और रामचरितमानस घर में रखा हो तो लंका कांड खोल लेंगे और दोहा क्रमांक 79 के नीचे ये चौपाई लिखी हुई है। इस तरह से वो वर्णन करते हैं और वर्णन करके पूरे रथ का कहते हैं, सखा धर्ममय अस रथ जाके, जितन काहूँ कतहूँ रिपुता के। विभीषण मेरे दोस्त, जिसके पास ऐसा राइटवस धर्ममय रथ है, उसे ये लड़ाई का मैदान तो भूल जाओ। दुनिया के किसी भी लड़ाई के मैदान में कोई भी शत्रु उसको कभी भी हरा नहीं सकता। यानी उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान अपनी आंतरिक शक्तियों पर रखा है। अब वर्तमान समाज का उदाहरण लें, बड़े धनाढ्य परिवारों में लोग पैदा हुए, कंगाल की तरह से मरे। एक दो उदाहरण ऐसे नहीं हैं। बड़े दीनहीन विपन्न दशाओं में पैदा हुए हैं। किसी की शिक्षा अधूरी है, किसी के पास कोई साधन नहीं है, और दुनिया के शीर्ष धनपतियों में, शीर्ष उद्योगपतियों में, शीर्ष राजनेताओं में वो शामिल हुए, क्योंकि उनका भरोसा बाह्य संसाधनों पर नहीं था, उनका भरोसा आंतरिक शक्तियों पे था। तो राम कथा, रामायण ये सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए भरोसा अपने आंतरिक शक्तियों पर रखो। हम जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, रिसोर्सेज पढ़ाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का सिलेक्शन पढ़ाते हैं, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ाते हैं, लेकिन आंतरिक शक्तियों को जागृत करना हम सिखाते ही नहीं, और आंतरिक शक्तियों के महत्व को भी हम नहीं बताते। ये शिक्षाएं हमें राम कथा देती है। बहुत बढ़िया सर, आपने बड़े विस्तार से राम कथा के तत्व उल्लिखित किए, हमें समझाए, और उनका उदाहरण सहित हमारे सामने जो आपने प्रस्तुतिकरण दिया, बेशक वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी और कारगर रहेगा। सर, एक और महत्वपूर्ण बात, अभी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है।
ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके संभावित लाभ क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, एक तो अजीब सी बात है जी। कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, उस पर केंद्र का भी अधिकार है, तो उस पर राज्यों का भी अधिकार है। बिल्कुल। जिस दल की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिन जिन प्रदेशों में उस दल की सरकारें हैं, वहाँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उत्साह है, ये सत्य बात है। लेकिन जहाँ विपरीत दलों की सरकारें बैठी हुई हैं, वहाँ पर उसको लेके उदासीनता है। शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई भी शिक्षा नीति अगर हम कोठारी कमीशन से देखना शुरू करें, जिसको प्रथम शिक्षा आयोग बना और उसके आधार पर हमारी शिक्षा नीति बनी, तब से लेकर के अब तक 1986 की शिक्षा नीति, इसके बाद 1992 में जिसमें आंशिक संशोधन हुआ आचार्य राममूर्ति कमेटी के द्वारा, और वर्तमान शिक्षा नीति, किसी भी शिक्षा नीति को पूरा का पूरा आज तक लागू नहीं किया गया है जी। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी, जो कोठारी कमीशन के आधार पर बनी थी, जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं जबकि वो शिक्षा आयोग था, उसमें ये कहा गया था, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कि जीडीपी का 6% शिक्षा में व्यय होगा। बिल्कुल। ये बार बार दोहराया जा रहा है, 6%। लेकिन आप तो विख्यात शिक्षाविद और शिक्षक हैं, वो शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय अभी 2% भी नहीं पहुंचा है। सही बात है। 6% की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो पहली बात तो ये है कि शिक्षा नीति को हम पूरी तौर पे लागू करें। इस शिक्षा नीति में देखिए, किसी भी शिक्षा नीति की आप खूब आलोचना कर सकते हैं और खूब प्रशंसा कर सकते हैं, अपनी अपनी दृष्टि जैसी हो। और कुछ तो मोटिवेटेड प्रशंसा भी होती है और मोटिवेटेड निंदा भी होती है। सही। लेकिन इस शिक्षा नीति में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मातृभाषा में शिक्षा, बहुत बड़ी, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है और दुनिया के सारे शिक्षाविद ये बात कहते हैं कि आपका शिक्षण, आपकी लर्निंग आपकी मातृभाषा में जैसी प्रखर और शीघ्र होती है, वैसी किसी दूसरे की भाषा में नहीं होती। सही बात। हमारे देश में जो हो रहा है कि आधा ताकत, मानसिक ताकत तो हमें अंग्रेजी से लड़ने में लगता है, और आधे से कम का प्रयोग हम विषय को समझने में कर पाते हैं। ये सच बात है। बिल्कुल सही। सोचते अपनी भाषाओं में हैं और बोलने की कोशिश हम हिंदी में करते हैं। इस दुराग्रह को, इस बेड़ी को नई शिक्षा नीति ने तोड़ दिया है। अब आप अपनी मातृभाषा में पढ़ने पढ़ाने का काम करिए, उसके लिए कोई रोक टोक की तो बात छोड़िए, अब तो प्रोत्साहन है उसके लिए, मातृभाषा में काम करने के लिए। दूसरा, स्थानीय उदाहरण, अपने देश के उदाहरण, अपने संस्कृति के उदाहरण, भारतीय ज्ञान परंपरा के उदाहरण। तो इससे न केवल हमारी शान बढ़ेगी, बल्कि हमें उन अवधारणाओं को समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। जैसे ये अगर मैं उदाहरण आपको देता, इसी प्रकार के उदाहरण अमेरिका या इंग्लैंड का देता, पीटर और डगलस का देता, रोनाल्ड का देता, तो शायद आपको रजिस्टर करने में कुछ परेशानी होती। लेकिन चूंकि ये उदाहरण हमारी ज्ञान परंपरा, हमारी संस्कृति के हैं, तो रचे बसे हैं, जल्दी दिमाग में न केवल बैठ जाते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम उनको रिकॉल भी आराम से कर लेते हैं। तो ये अनेक अच्छी बातें, ये दो महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब ये देखिए कि नीति के साथ संरचना आवश्यक होती है। संरचना के बाद उस संरचना को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। नीति बन गई 2020 में, 6 वर्ष बीतने को आ रहे हैं, संरचनाएं तैयार अभी तक नहीं हुई हैं। एक उदाहरण देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है,
ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये सब एक में मर्ज कर दी जाएगी। एक आध किसी को छोड़ करके जो लीगल नेचर की है वो काम आज तक नहीं हुआ। तो संरचना तैयार अभी तक नहीं हुई है। संरचना तैयार होने के बाद फिर उस संरचना को चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों को आपको वहाँ बैठाना होगा। बिल्कुल सही बात। तभी जा करके ये शिक्षा नीति जिस परिवर्तन की, शैक्षिक क्रांति की बात करती है, तभी वो पूरा हो सकेगा। बहुत खुद सर, एक बात और बताइए कि आपकी दृष्टि में भविष्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मैं एक टेलर नाम का एक शिक्षाविद हुआ है, एक मैनेजमेंट वाला टेलर था जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक और शिक्षा शास्त्री भी हुआ है, वो कहता है कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी हर 5 साल में बदल जाती है। इस नाते किसी शिक्षण संस्थान की स्थायी संरचना नहीं होनी चाहिए, सेमी परमानेंट होनी चाहिए, अर्ध स्थायी होनी चाहिए, क्योंकि वो सब बदलता रहेगा। अभी हमें टेक्नोलॉजी का प्रभाव हमारे पठन पाठन पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमें उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को तैयार करना होगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लेखन पाठन का काम करना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जज के रूप में बैठ के फैसले लिखना शुरू कर दिया। अभी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं, एक जज साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैसला लिख दिया। संयोग से उस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया। सुप्रीम कोर्ट ने जज को झिड़की लगाई कि बोले ये काम न्यायमूर्ति का, जज का नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फैसले लिखे। उसे अपने से, अपने बुद्धि विवेक और विचारों से फैसले लगने होंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वो शिक्षा को भी परिवर्तित करेगी और वो हमारे ऊपर बहुत दबाव भी डालेगी, स्ट्रेस पैदा होगा। आगे इस नाते जो हमें करना होगा कि हमें अपनी मानसिक दक्षता और शारीरिक सामर्थ्य को बना कर रखते हुए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। पहले आपको और मुझको सैकड़ों फ़ोन नंबर याद रहते थे। सही बात। आज अगर अपने पास एक से ज़्यादा 2-3 फ़ोन है तो अपना भी फ़ोन नंबर याद नहीं रहता। सही है। पत्नी का टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता, छोटे भाइयों का नहीं याद रहता, बराबर हमको वो फ़ोन बुक में जाके देखना पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी द्वारा ये मानवीय क्षमताओं का ह्रास है, इससे हमें बचाना होगा। टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ को बदलती जाएगी, लेकिन उस परिवर्तन के दौर में हमें कहीं लंगर डाल करके अपनी बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक उसको बचा के रखना होगा। अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं वो स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। और इस चुनाव के पहले जो इंग्लैंड में चुनाव हुआ है उसमें कंजर्वेटिव पार्टी ने लगभग ऐसी बात की, और कंजर्वेटिव पार्टी ने ये भी कहा कि वे कम मात्रा में ही सही अब शारीरिक दंड को स्कूलों में ले आएंगे, क्योंकि उस लिमिटेड कॉर्पोरल, सीमित शारीरिक दंड न देने से अच्छे ब्रिटेन पैदा नहीं हो रहे हैं जी, वो उद्दंड किस्म के लोग पैदा हो रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति यहाँ भी आएगी जी। इस टेक्नोलॉजी के चलते छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन उनके बीच ख़त्म होता जा रहा है, एग्रेशन उनका बढ़ता जा रहा है। जी जी जी। तो ये जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, टेक्नोलॉजी हर चीज़ बदलेगी, पर कहीं न कहीं हमको अपना खंभा गाड़ करके अपनी सामाजिक संरचना को जी, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बचा के रखना होगा और उसकी रणनीति खोजनी होगी। ये सारी बातें अब हमें शिक्षा में शामिल करनी पड़ेंगी। बहुत खूबसूरत। जाते जाते हमारे युवा दर्शकों को एक वाक्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने नौजवान साथियों से मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि खूब आगे बढ़ो, लेकिन जड़ें अपनी धरती पे जमा के रखो। अपने संस्कृति को मत भूलो, अपने इतिहास को मत भूलो। खूब आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारी संस्कृति में बिल्कुल जमी रहनी चाहिए,
क्योंकि अगर अपनी जड़ों से उखड़ गए तो फिर कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत खूब। दर्शकों, ये थे डॉक्टर पी.एन. मिश्रा, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र में अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर, अपने विचारों के माध्यम से और ऐसे उद्धरणों के माध्यम से जो कहीं न कहीं भारत में ये कहा जाता है कि संत प्रवचन देते हैं तो उनसे जुड़ने वालों की तादाद बढ़ती जाती है, ठीक इसी तरह से एक शिक्षाविद डॉक्टर पी.एन. मिश्रा के रूप में अपनी बात प्रबंध के विद्यार्थियों के सम्मुख रखते हैं तो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में विद्यार्थी उनके भक्त बनकर, उनके विचारों से अभिभूत होकर अपने जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं और अपने प्रबंधकीय कौशल में भी परिवर्तन लाते हैं। डॉक्टर पी.एन. मिश्रा जी ने समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें बहुत सारा मार्गदर्शन दिया। मिश्रा सर, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अतिशय धन्यवाद पलोट सर, यह अवसर मुझे देने के लिए। बड़ी कृपा, बहुत प्रेम, अतिशय धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।